हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेंसुरेशन 2D का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आइसोसेलेस ट्राइंगल अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। तो क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था राइट एंगल ट्राइंगल पर, और बेसिकली वो 2.25 घंटे का वीडियो है और वो उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मेंस वाले बच्चों के लिए ज़्यादा फायदेमंद हैं जो अगर एक्चुअल में सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उसमें बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। 2.25 घंटे में मैंने सारा वो उसी तरह का मटेरियल उसमें पढ़ाया हुआ है। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि भाई अब तो 2 तारीख को तो मेंस है, तो अब वो वीडियोस जो हैं कितने बच्चों तक पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई। ये वीडियो मुझे 1 महीने पहले कम से कम अपलोड करने चाहिए थे, इस तरह के अगर मेंस के हिसाब से मैं डालता हूँ। और आज हमारे पास बहुत सारे बच्चे प्री के हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है अभी जो पढ़ रहे हैं। तो आप चिंता मत करो, मैं आपको राइट एंगल ट्राइंगल का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले दूंगा, फिर उसके बाद एक बेसिक लेक्चर भी समझाऊंगा। ठीक है, तो उस तरह के वीडियो भी मैं आपको एक और प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे उसके ऊपर, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज के ऊपर। आइए आइसोसेलेस ट्राइंगल को पढ़ते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 बराबर भुजाएं होती हैं और तीसरी भुजा भिन्न होती है, मतलब इन दोनों की लेंथ जो है बराबर होती है। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर है और ये लेंथ अलग है, या कोई से भी 2 लेंथ बराबर होंगी और तीसरी लेंथ अलग होगी। ऐसा जो ट्राइंगल होगा, ऐसा जो त्रिभुज होगा, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से क्लियर है, समद्विबाहु मतलब बराबर, द्वि का मतलब 2, बाहु से मतलब भुजाएं। 2 बराबर भुजाओं वाला त्रिभुज जो होता है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अच्छा, ये जो फार्मूले का ये किस तरह से ये फार्मूला बनता है, आपको मैंने इससे पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पे पार्ट 2 वीडियो दिया है, उसके लास्ट में देखेंगे जाके। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था उसमें समद्विबाहु त्रिभुज, और ये बताया था कि ये जो है फार्मूला इससे कैसे बनता है। तो आप ये पूरी बात मैं बता चुका हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल के पार्ट 2 वीडियो में, लास्ट में देखिएगा जाके। ठीक है ना। अब सवाल ये है कि इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो किए कैसे जाएं। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी है, पहले आप अपने दिमाग में रखिए कि 2 बराबर भुजाएं होती हैं और तीसरी भुजा जो है इनसे भिन्न होती है, और एंगल का कोई चक्कर नहीं होता। बस इतना चक्कर होता है कि ये जो कोण है, जैसे ये 2 बराबर साइड्स हैं, अगर ये 2 बराबर साइड्स हैं तो आपको बस इतनी सी बात पता होना चाहिए कि आधार के साथ जो एंगल बनेगा, जितना ये होगा उतना ही ये बनेगा। अगर ये 60 होगा तो 60 होगा, 30 होगा 30 होगा, 40 होगा 40 होगा, मतलब एंगल बराबर होंगे, भुजाएं बराबर भुजाएं अगर आधार के साथ अगर टकराती हैं जाके, तो वो आधार के साथ बराबर कोण बनाती हैं। इतनी बात आप दिमाग में रखना। ठीक है ना। आइए, फार्मूला ये भी होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल, पार्टिकुलरली आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए ये फार्मूला है, और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फार्मूला है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये जो फार्मूला होता है ना, हम ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करें, इसका ना करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये रूट वूट का चक्कर होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो अभी एग्जाम्पल्स भी सब समझाऊंगा, और मेरा फोकस ये रहेगा कि हम आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल है वो इस फार्मूले से ना निकाल के इस फार्मूले को निकालें, तो हमारा जो है समय वो बचेगा निश्चित तौर पर। तो आप वो सब चीज़ों को सीखेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक बहुत खास बात यह होती है कि जब भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल जब बनता है, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर होता क्या है कि जैसे ही आप इस पर एक परपेंडिकुलर खींचते हो, परपेंडिकुलर मतलब एक लंब खींचा आपने, तो जैसे ये लंब खींचा तो होता क्या है कि आपको ये जो साइड है ना, ये बाइसेक्ट होती है, आधी आधी भाग में विभाजित हो जाती है। पूरा जो आधार है 2 बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड हो जाता है। ये आप दिमाग में रखना कि 2 बराबर भुजाओं के मध्य से खींचने वाली जो लंबाई होती है, हमने इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज में भी आपको समझाया था, आपको याद हो तो, 2 बराबर भुजाओं के मध्य से खींचने वाली जो परपेंडिकुलर है, जो यहाँ पर लंब है, वो माध्यिका का काम भी करता है, अर्थात सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित भी करेगा, और कोण समद्विभाजक भी होता है, अर्थात ये वाला कोण इस कोण के बराबर भी होगा, और ये लंब समद्विभाजक भी बोला जाता है, और ये आपका माध्यिका का काम भी करता है। ठीक है, तो बात ये है साहब कि जैसे हमको ये पता लगा कि मैंने इस पे डाला एक परपेंडिकुलर, और ये साइड हो गई आधी आधी, यानी जितनी ये होगी उतनी ये होगी। अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का केवल इतने भाग पर फोकस करूं, इतने भाग पर,
समबाहु त्रिभुज के। तो ये मुझे क्लियर तरीके से एक राइट एंगल नजर आ रहा है, और जब ये राइट एंगल एक समबाहु समकोण त्रिभुज नजर आएगा तो समकोण त्रिभुज के लिए ये जो कुछ ट्रिपलेट्स हैं ये फिक्स ट्रिपलेट्स होते हैं। ये अगर ये आपको मालूम है, आप बाकी लोगों से तेज काम करने लग जाओगे समद्विबाहु त्रिभुज के सवालों को करने में। कभी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, एक समकोण त्रिभुज जब बनता है, उसमें ये जो कुछ ट्रिपलेट्स हैं, ये मैंने 10 ट्रिपलेट्स यहाँ लिखे हैं, ये आपकी जबान पे होने चाहिए। कहने का मतलब 3 4 के साथ 5, ये क्या होता है ट्रिपलेट मैं समझा देता हूँ। अगर ये भुजा 3 है, ठीक है, ये 4 है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण जो सबसे बड़ा होता है, तो 3 4 और ये 5 ये फिक्स्ड है। अगर ये 5 आपको दिया है, ये 4 दिया गया, तो निश्चित तौर पे आपको 3 बोल दोगे। अगर ये किसी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये 5 है, ये 12 है, और आपसे कहा गया कि 5 12 के साथ तीसरी भुजा क्या होगी, तो आप 5 12 13 का अगर ट्रिपलेट जानते हैं तो आप तुरंत बोल दो कि तीसरी भुजा 13 होती है। और इस बात का ध्यान रखना कि सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी भुजा जो आपको दिखाई दे रही है, जैसे इसमें 5 है, 13 है, 25 है, 17 है, 41 है, 61 है, ये सब कर्ण की बात ये बता रहा होगा। तो अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात मैं कर देता हूँ, और कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया गया, ध्यान से समझना, तो अगर मैं कहूँ ये 7 है, ये 25 है, और आप ये चीज़ जानते हो कि 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, उसकी वजह से आप इसको बोल दोगे कि ये 24 ही होगा साहब। अब इसमें पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पाइथागोरस लगा के भी आप काम करा सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे ट्रिपलेट्स हैं, ये आपको बार बार देखने को मिलते हैं। ये कुछ ऐसे ट्रिपलेट्स हैं जो आपको समकोण त्रिभुज के क्वेश्चन तो कराते ही कराते हैं, जब जहां पे भी ये समकोण बनेगा वहां पर भी इनका इस्तेमाल होता ही होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज हमने इसमें भी एक खोजा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में। हम इसके सवाल इन ट्रिपलेट्स की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और अगर ट्रिपलेट इनके अलावा भी कुछ बनते हैं, जैसे ये जो है 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, बेसिक ट्रिपलेट्स को बोलते हैं। अगर मैं किसी बेसिक ट्रिपलेट में 2 का गुणा कर दूं, जैसे इसमें मैंने 2 का गुणा किया, तो ये बन जाएगा 6, 4 गुणा 2 8, 5 गुणा 2 10। अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं तो एक नया ट्रिपलेट फॉर्म हो जाता है 9 12 और 3 का 5 से गुणा करने पर 15। तो अब किसी भी बेसिक ट्रिपलेट में अगर आप नए नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ट्रिपलेट्स और बनते चले जाते हैं। ये तो कुछ, तो निष्कर्ष क्या निकला, ये कुछ ऐसा डेटा है जो आपको क्वेश्चंस में बार बार देखने को मिलता है। इसीलिए कम से कम 10 ट्रिपलेट्स आपकी जुबान पे होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि 8 के साथ कौन सा ट्रिपलेट होता है, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि 8 15 17 होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ 16 के साथ क्या होता है, तो 16 63 65 होता है। अगर मैं 7 के साथ क्या होता है, तो 7 24 25 होता है। 5 के साथ क्या होता है, तो 5 12 13 होता है। तो ये दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, और ये 6 8 10 और 9 12 15 को भी दिमाग में रख लो। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा। अब आओ सवालों की ओर मैं ले चलता हूं आपको। अब यहां पर जरा गौर करो, क्या लिखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर शीर्ष लंब 5 सेंटीमीटर है। कितना बोला गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर शीर्ष लंब जो है 8 सेंटीमीटर है। तो मैंने सबसे पहले एक बनाया, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये बन गया मेरे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है साहब, ध्यान देना। और आप लोग अगर देख रहे हो तो साथ साथ करने की कोशिश करना। आप कितना समय लगाते हो इस सवाल को करने में, महत्वपूर्ण है समय की बचत। ठीक है, तो इस पर जरा गौर करना। अब एक समद्विबाहु त्रिभुज में बोला गया आधार पर शीर्ष लंब जो है वो 8 सेंटीमीटर है। द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस इज 8 सेंटीमीटर इन लेंथ, ये 8 सेंटीमीटर है। सही है। उसके अलावा इसमें क्या बोला गया, पेरीमीटर दिया गया है, परिमाप दिया गया है 64 सेंटीमीटर यानी 64 सेंटीमीटर पूरा परिमाप। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ पेरीमीटर है, परिमाप है। अब एक बात दिमाग में आती है कि भाई साहब भुजा तो इसमें दी नहीं गई, परिमाप आपको दे दिया गया इसमें 64 सेंटीमीटर, सब भुजाओं को जोड़ दे दिया गया। मान लो कि ये ए है, दूसरी भुजा भी ए है, तीसरी भुजा भी बी है, बराबर में 64, ये आपको दे दिया गया 2a + b का मान 64। ठीक, इसके अलावा आपको ये मान लो अगर डी पॉइंट है तो ए से लेकर डी तक की लेंथ दे दी गई। तो अगर मैं इसको फार्मूले के चक्कर में ले जाऊंगा तो फिर समय बाकी लोगों से मैं पीछे रह जाऊंगा, और यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। तो हम लोगों को करना क्या है, फाइनल बात पे आते हैं। तो ये सब आप 1 मिनट के लिए साइड में रखिए और मेरी इस बात को समझिए जो मैं बोलना चाह रहा हूं। मैंने क्या बोला, अभी क्या समझाया
कि एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज जब बनता है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जब बनता है, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये बड़ा अच्छा काम कर देता है। ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल एक तरफ पूरा पूरा दिखा देता है। जैसे ही आपने इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखा और उसकी एक भुजा आई, तो आपके दिमाग में ट्रिपलेट दौड़ने चाहिए। जैसे इसमें देख रहा हूं मैं 8 है। अब 8 के सामने 8 के साथ आप कौन कौन सा ट्रिपलेट सोच सकते हो? तो आपने कहा कि भाई मैं 6, 8, 10 मेरे दिमाग में आएगा। मैंने कहा 8 के साथ और क्या है? तो 8, 15, 17 भी है। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि अगर ये 8 है तो मैं इसको अगर 6 बोल दूं और इसको 10 बोल दूं, तो निश्चित तौर पर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और ये 6 है तो ये भी 6 होगा। अगर मैं इस सबको जोड़ता हूं भाई साहब ना, इस सबको जोड़ता हूं, तो मेरे पास कितना आता है? 10 और 10 20 और 12 22। ठीक है, सॉरी 32। अगर ये 32 आ रहा है, ठीक है, ये 32 है, तो 32 तो नहीं है, ये तो 64 है, 64 है। अब मुझे क्या करना चाहिए कि ये जो ट्रिपलेट है ये मेरे काम का नहीं है। दूसरा ट्रिपलेट मेरे दिमाग में आया था 5, 8, 15, 17। तो अगर मैं इस सारी चीज को यहां से हटाता हूं और मैं सोचता हूं कि अगर ये पूरी 8 है और ये 15 है और ये 17 है, तो ये 17 है तो ये भी 17 होगा, ये इधर 15 है तो ये भी 15 होगा। अच्छा, इनको सबको जोड़ो, तो आपने कहा 17 और 17 34 और 15 15 30, 34 और 30 को जोड़ूंगा तो 64, 64 हो गया, 60 मिल गया पेरीमीटर। इसका मतलब जो मैंने ट्रिपलेट यहां पे सोचे वो बिल्कुल फिट है। और जैसे ये चीज आपके सामने आई, आप जानते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु या किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो आधार कितना है? 15, 15, 30 और ऊंचाई कितनी है? 8। आप केवल इतना सा काम इसमें से करोगे और ये इस बात को सोच के देखो आप कितना तेजी से इस काम को कर ले जाओगे। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? नहीं तो आप कहोगे a + a 2a + b = 64। फिर आप लगाओगे कि भाई साहब ये a था, ये b पूरा b था, ये b/2 हो जाएगा। इसमें पाइथागोरस लगाओगे, a और b में एक और समीकरण बनाओगे, उन दोनों तीनों समीकरण को सॉल्व करोगे, समय लगेगा। लेकिन आप ऐसे सोचोगे तो बात बहुत तेजी से क्लिक करेगी। ठीक है, मेरी बात आप समझ पा रहे हो? ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं सभी चीजों का जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इतना सा काम आपको करना है। आइए एक और सवाल देखते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, बात को समझना। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा जरूरी है आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठना चाहिए। ठीक है ना? क्वेश्चन तो आप खुद एक सवाल अगर आपने अच्छी तरह से सॉल्व किया तो उसको आगे पीछे करते हो कितने भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछे आप कर ले जाओगे। लेकिन एक सवाल आपने केवल रट्टा मार के समझा हुआ है तो उससे रिलेटेड जैसे ही एग्जामिनर थोड़ा सा प्रश्न घुमाएगा आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं है। तो कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए सारी बातों पर ध्यान दीजिए। आइए, बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 554 सेंटीमीटर। तो मैंने एक बना लिया यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज। ये है समद्विबाहु त्रिभुज, एक मैंने बना लिया। 2 बराबर भुजाएं इसमें, प्रत्येक भुजा आधार के 5/6 है। अच्छा भाई, जैसे ये बोला कि प्रत्येक भुजा आधार के 5/6 है, तो ये भुजा है और ये इसका आधार। आधार भी एक भुजा होती है बेसिकली, लेकिन इसका सेंस ये है कि आधार अलग है। जैसे अगर ये भुजा 5 है तो आधार 6 है, ये भुजा भी 5 होगी, ये साइड भी 5 होगी। ये बात हम जानते हैं कि दो साइड हैं वो तो बराबर होंगी, तो 5/6 का रेशियो है अकॉर्डिंग टू दिस। अब इसके बाद बोला गया समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो 554 सेंटीमीटर दिया गया परिमाप, पेरीमीटर। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, यहां से जब मैंने देखा कि 5 और 5 10 और 6 कितना हो गया, 5 और 5 10 और 6 16। ठीक, अच्छा 16 यूनिट की। अच्छा, ये रेशियो मैंने ये तो मुझे दिया गया है ना यहाँ पर 5/6। वहां पिछले वाले सवाल में मुझे ट्रिपलेट वहां पे फिक्स कर रहा था भाई, ये सेंटीमीटर होंगे तब बात बनेगी। अब यहां तो रेशियो ये आपको भाग दिया गया। तो मैंने कहा 6 का मान कितना दिया, 16 का मान कितना दिया गया? आपने कहा कि 554 दिया गया है मुझे। तो मैंने कहा भाई 1 का मान निकालो ना। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी, बेसिकली यूनिट में लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। 16 यूनिट का जो मान है, क्योंकि ये रेशियो वाला पार्ट है इसलिए मैंने यूनिट से दिखाया, का मान अगर 554 सेंटीमीटर है, क्योंकि समद्विबाहु है, तो 1 यूनिट में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना मिलेगा 1 यूनिट को। तो आप जैसे ही आप 16 से इसको डिवाइड लगाओगे, ये कितनी बार करेगा? 4 बार, 48 हो जाएगा। 48 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 48 हो जाएगा, और 48 बचेगा 7। ये मिस्टेक है भाई डेटा, हाँ ये मिस्टेक,
544 है भाई, ये यहाँ पे सही करो उसको, क्योंकि अगर ये पॉइंट में है नहीं 554 हो ही नहीं सकता। यहाँ पर 544 इंग्लिश में सही लिखा हुआ, हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, तो मैंने दोबारा से इसको 544 कर लिया, ठीक है ना भाई। अब मैं डिवाइड लगा रहा हूँ 16 से, तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार 48 हो जाएगा, फिर 6 बचेगा, फिर 4 बार 64 सेंटीमीटर। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 60, कितने आ गए 34 सेंटीमीटर। हमने कहा कि जो बराबर साइड्स हैं वो कितने कितने सेंटीमीटर की, तो आप तुरंत बोलोगे ये जो पहली वाली जो साइड है ना भाई, ये 5 गुणा 64 कितना आ जाएगा, गुणा करें 320, ठीक है। 4 पंजे 20 और 30 और 2 32, ठीक है। 1 यूनिट इतने के बराबर, ठीक है। दूसरी वैल्यू इधर से देखो, ये भी इतनी रहेगी 5 गुणा 64, ये इसकी साइड होगी, इसकी साइड क्या रहेगी, नहीं 5 गुणा ओ भाई साहब, अब 1 यूनिट का मान 34 यूनिट है 34, तो ये 5 यूनिट का मान कितना होगा 5 × 34, जितना भी आएगा वो मैंने लिख दिया। ये भी 5 × 34 होगा और ये भी 6 × 34 होगा। ये मेरे पास क्लियर साइड्स आ गई। अब आप आइसोसेलेस ट्राइंगल की जब आप क्लियर साइड्स देख लोगे आपके पास हैं, तो आप इसका एरिया निकालने के लिए या तो वो b/4 √4a² - b² वो फार्मूले का इस्तेमाल करो, तीनों भुजाएं हैं। लेकिन आप सोचो जरा कि उस फार्मूले के अंदर में a b c का मान रखूंगा तो रूट के अंदर है, फिर ये बड़ी बड़ी वैल्यू आएंगी मल्टीप्लाई करके, इसका स्क्वायर करूंगा, सॉल्व करूंगा, टाइम लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा। उससे बेहतर है कि आप इसमें राइट एंगल ट्राइंगल देखो जरा। जैसे मैं इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल खींचूंगा ना भाई, ध्यान देना मेरी बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे ही मैंने इस पे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनता है, एक परपेंडिकुलर खींचिए, सामने वाली भुजा जो है 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अब जरा गौर करना मेरी बात पर, ये 5 था, ये 5 था, ये 6 था, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3, ये 3 है, ये 5 है, तो निश्चित तौर पर ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो 4 हो जाएगी। जैसे इस 3 4 5 का ट्रिपलेट, सही है, रेशियो में, भाग में, अगर ये 3 भाग है, ये 5 भाग है, तो ये 4 भाग है। लेकिन एक्चुअल में लेंथ में कितना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 34, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 4 गुणा 34, 4 × 34। अब मैं इसका एरिया निकालने के लिए बड़ा ही आसान तरीके से सोच पाऊंगा। क्षेत्रफल के लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगाऊंगा मैं इसमें। 1/2 आधार कितना है, तो आप कहेंगे 6 गुणा 34, ये पूरा आधार है, और ऊंचाई कितनी है, तो आप बोलेंगे 4 गुणा 34। आप इसको सॉल्व करें और आप अपने आंसर पे पहुंच गए, ठीक है। ये काटिए इसको, कितनी बार कटेगा, 3 बार। गुणा कर दें इसका, 90 और 12 कितना हो जाएगा, 90 और 12 102, ठीक है। और 120 और 16 136। अब इसका जो गुणा है वो आपके ऑप्शन में देख लो आप, ठीक है। या तो इसका देखो, इसका मल्टीप्लाई करूंगा 136 का 100 के साथ, केवल 100 के साथ गुणा करूंगा तो 13,600 आएगा। और क्योंकि ये 2 भी है तो 136 2 बार और, यानी 272 और जोड़ दो, तो 13,600 में आपको जोड़ना कितना है, 272 और जोड़ना है। तो ये आपका उत्तर बन जाएगा कौन सा इसमें, 13,872। आई होप ये अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक से मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि जो बेसिक वाले बच्चे हैं वो अच्छा कर पाए, ठीक है ना। इसलिए आप सारी बात को समझें, अपने कॉपी पर नोट करें, ये आपको करना, ये आपका काम है, ठीक है। कोई सवाल हो तो पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपका आंसर दे दूंगा। और मैं बहुत जल्दी एक लाइव क्लास का भी आपको दूंगा ऑप्शन की, आई उसमें भी आप जुड़े और अपनी समस्या को लेके आए। एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है। इसकी बराबर भुजाओं में से एक भुजा तीसरी भुजा का अनुपात, एक भुजा का तीसरी भुजा के साथ जो अनुपात है वो कितना दिया गया है, 5:4। तो बनाते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज जल्दी से। ये रहा एक समद्विबाहु त्रिभुज, मैंने फटाक से बना लिया। और आपसे क्या बोला गया इसमें, समद्विबाहु त्रिभुज की पूरी पेरीमीटर जो परिमिति है, पेरीमीटर तीनों भुजाओं का जोड़ जो है वो कितना दिया गया, 14 सेंटीमीटर। जब तीनों भुजाओं का जोड़ 14 है और इसमें बोला गया
कि हाँ ये रेशियो दिया गया है, बराबर भुजाओं का तीसरी भुजा के साथ अनुपात कितना है। अगर ये 5 है और ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आप बोलोगे 5 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब गौर करना, यहां से खींचेंगे एक परपेंडिकुलर, क्योंकि हम समद्विबाहु को समद्विबाहु की तरह नहीं, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह यहां पे डील कर रहे हैं कि हम आधार गुणा ऊंचाई से ही सबको सवाल को निकालना चाहते हैं। तो ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है, 4 है। हम ये जानते हैं कि पूरा अगर 4 है तो यहां से लेके ये कितना बचेगा 2, क्योंकि ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 4 था। ये पूरा 4 था। ठीक है ना भाई, यहां तक बात आपको समझ में आ रही है क्या अच्छी तरह से। तो ये 5 है, ये 2 है, तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो आप इसमें पाइथागोरस लगाओ, क्योंकि इसके साथ मैंने 5 2 के साथ कोई ट्रिपलेट आपको नहीं बताया, और ऐसे आप रूट में ट्रिपलेट थोड़ा ना याद रख सकते हो। ठीक है, तो 5 2 के साथ क्या आ जाएगा, तो ये लेंथ अगर मुझे निकालनी है तो पाइथागोरस लगाता हूं मैं यहां पर, ए बी डी ई सी कह दो इसको। तो एडी की लेंथ निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, आप क्या करते हो, पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल के 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर होगा 2 का स्क्वायर और प्लस एडी का स्क्वायर। तो एडी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ऐसे ही करते हो, एडी का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। फिर आप एडी का मान निकालते हो तो रूट लगाते हो और 5 के स्क्वायर में से 2 के स्क्वायर घटा देते हो। तो मैं ये आपसे ये कहूंगा कि आप ये जो लाइन लिखते हो ना, तो इसको आप लिखो नहीं, थोड़ा सा तेज लेके आओ यहां पर कि मुझे एडी निकालना है। मुझे पता है कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो मैं क्या करूंगा, रूट लगाऊंगा, 5 के स्क्वायर में से 2 के स्क्वायर को घटा दूंगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4, 25 में से 4 गया 21। तो ये आपके दिमाग में चलना चाहिए आंकड़ा, इसके लिए आपको पेन नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, अभी आप लिख लो, ठीक है ना, लेकिन आपको सोचना ऐसे ही है। तो मैंने यहां पर लिख दिया कितना, √21। सही भाई, इतना ये हो गया √21। तो हाइट मेरे पास आ चुकी है √21। अब क्या निकालना है, एरिया, पेरीमीटर, क्या निकाला, हाँ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले एक काम ध्यान से समझो कि ये तो मैंने ट्रिपलेट के अनुसार लिख दिया, ये 5 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 5 है, तो ये इसका मान कितना आ गया √21, लेकिन ये आया भाग में रेशियो के अनुसार। अब मुझे चाहिए सेंटीमीटर में, तो मैं यहां पर नजर दौड़ाऊंगा कि परिमाप होता क्या, 5 + 5 10, 10 और 4 क्या हो गया 14, और 14 का मान कितना दिया गया 14 सेंटीमीटर। ये यूनिट है क्योंकि ये भाग है, और ये 14 सेंटीमीटर है। ये एक्चुअल में एक यूनिट की वैल्यू बताएगा कितना सेंटीमीटर, एक यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर आ गई, अर्थात जो जिसका जो आधार है वो 4 यूनिट का है। तो 4 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर, 4 यूनिट 4 सेंटीमीटर, और √21 यूनिट बराबर √21 सेंटीमीटर। एरिया निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई का इस्तेमाल करूंगा, और आधार कितना है 4 सेंटीमीटर का, और ऊंचाई कितनी है √21 सेंटीमीटर की। बस इसको सॉल्व कर दो, ये आपका आंसर आ गया 2√21। जो चीज मैंने आपको समझाई है, क्या आप इसको बहुत तेजी से नहीं कर सकते हो? मैंने इतनी बात यहां पर लिखी, लेकिन एक्चुअल में जब आप सीख जाओगे तो इन सभी चीजों को बिना लिखे कर पाओगे। ठीक है, आपके दिमाग में ये चीज ऐसे दिखना चाहिए, एक राइटिंग, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल 5 5 6 5 5 4 5 5 5 5 4, ये हो गया परपेंडिकुलर खींचा, आधा 2। अगर ये 5 है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर, रूट के अंदर देखूंगा तो √21 नजर आएगा। ठीक, 5 5 4 का मतलब 14, 14 का मान 14 सेंटीमीटर, 1 का मान 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहां पर आप सीधे इस स्टेप पे आएंगे और आप तुरंत उसका आंसर बोलेंगे। बात समझे? ठीक है, मुझे तो पढ़ाना है, समझाना है, तो कोई भी बच्चा अब इस बेसिक चीज़ों को इग्नोर ना कर पाए, इस वजह से मैं इनको इस तरह से आपको एक एक बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आगे आइए, समद्विबाहु त्रिभुज से अगला सवाल। एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड 1250 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल मूल्य 5 लाख है। इसके आधार की लंबाई 40 मीटर है। भूखंड की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई कितनी है? तो यहां पर गौर कीजिए। सबसे पहले एक त्रिभुजाकार मैदान है, उसका बोला गया है कि 1250 रुपए प्रति 1 वर्ग मीटर की कीमत
कितनी है 1250, और कुल मूल्य कितनी आई है उस त्रिभुजाकार भूखंड की। एक प्लॉट है जिसकी जो कीमत है वो 5 लाख की है, लेकिन प्रति वर्ग मीटर की जो कीमत है वो 1250 है। तो आपको सबसे पहले निकालना है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। जैसे ही आप एरिया की बात करते हो तो आप कहोगे कि भाई पूरा रकम मेरी लगी है 5 लाख रुपया, ठीक है, और 1 वर्ग मीटर की कीमत है 1250, तो मैंने 1250 से डिवाइड लगा दूंगा तो मुझे ये पता लग जाएगा कि कुल कितने वर्ग मीटर है, ठीक है। वर्ग मीटर कितना है, तो वर्ग मीटर तो क्षेत्रफल को दिखाता है, तो इसका मतलब मेरे पास टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा इसका। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, देखो ये 4 बार कट जाएगा, 500 कितना आ जाएगा 400 वर्ग मीटर। ये कितना आ गया 400 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, तो टोटल क्षेत्रफल इसका 400 वर्ग मीटर हुआ। अब बोला गया इसके आधार की लंबाई 40 मीटर है। आधार की लंबाई कितनी दी गई इसकी 40 मीटर, 40 मीटर, ठीक। ऊंचाई मुझे नहीं दी गई, ठीक है, ऊंचाई नहीं दी गई। तो एक काम करो, जैसे A B C D, ठीक, सही है। हम इस चीज को जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, देखो मैं बार बार आधार गुणा ऊंचाई का इस्तेमाल कर रहा हूं। ऊंचाई को h मान लिया मैंने, इस ऊंचाई को मैंने h मान लिया, ठीक है। बराबर में वैल्यू क्या है 400। आप सबसे पहले इस h का मान निकालें, ये कटेगा 20 बार और h का मान कितना आ जाएगा 20 से जब काटोगे 2 बार 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर। ऊंचाई कितनी आ गई 20 मीटर। अब आप इसका क्या पूछा गया, बराबर भुजा की लंबाई। अच्छा, ये अगर 20 आ गई, ये वाली साइड आपके पास 20 आ गई, ध्यान से समझना। अगर ऊंचाई आपके पास 20 आ गई और ये आपके पास 40 था, तो इसको भी आप 20 ही बोलोगे निश्चित तौर पर, ये लेंथ 20 ही होगी। तो 20 ये है, इस राइट एंगल को देखें, इस समकोण को देखें, यहां पर भी अगर ये 20 है और ये 20 है तो ये भुजा कितनी होगी, तो आपके सामने ये जवाब आएगा 20√2 होगी। और ये आपके बराबर भुजाएं पूछी गई थी जो 20√2 होगी। आपने यहां पर पाइथागोरस का इस्तेमाल किया और आपने कहा कि अगर ये 20 है, ये 20 है, 20√2 होगी, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। नहीं तो एक बात दिमाग में रखो हमेशा, ये बड़े काम की चीज़ है, बार बार आएगा ये। अगर ये 8 है, ये 8 है तो ये 8√2 होगा, पाइथागोरस लगा के देख सकते हो। अगर ये 5 है, ये 5 है तो 5√2 होगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये 10√2 है, ठीक है, और मैं पूछूं कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये कितने कितने की होंगे, तो √2 हटा देना, इसको 10 और 10 ही बोल देना। मेरी बात आप समझ पा रहे हो। समद्विबाहु त्रिभुज की अगर 2 समकोण बनाने वाली भुजाएं अगर 5 और 5 हैं तो जो कर्ण होगा वो 5√2 होगा, √2 चिपका देना कर्ण के साथ। और अगर कर्ण का मान अगर 5√2 है और आपसे पूछा 2 बराबर भुजाएं क्या होंगी, तो 5-5 बोलोगे। समद्विबाहु समकोण की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे 2 बराबर भुजाएं भी होंगी और समकोण भी बनेगा। तो एक ये समद्विबाहु समकोण ही है, ये 20 और 20, समझ रहे हैं बात को, तो 20√2 हो गया। ये दिमाग में रखो, अभी मैंने बता दिया। अब इसको भी आप ऐसे सॉल्व मत करना भाई, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर, ऐसे मत करो। कर लो, निकलेगा वही, लेकिन समय की बचत करो, ठीक है। आगे बढ़े। किसी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। अब आ गई वही बात, देखना कितना। अब ये बातें, ये ऐसे सवाल आपके ब्रेन में बहुत तेजी से हलचल मचाने चाहिए, उत्तर निकलना चाहिए। जैसे बोला गया कि एक समद्विबाहु समकोण है, ठीक है, समद्विबाहु समकोण है, ठीक। आपके सामने एक समद्विबाहु समकोण है ABC, ठीक है। आपसे बोला गया कर्ण की लंबाई कितनी है। अच्छा, ये समद्विबाहु समकोण है तो निश्चित तौर पर एक चीज याद रखना, 90 डिग्री बनेगा साहब यहां पर, ठीक है। और इस कर्ण क्या होता है 90 डिग्री के सामने 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो 90 डिग्री के सामने 5 है और ये 90 डिग्री बन रहा है, ये समद्विबाहु समकोण हो गया, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। 90 डिग्री के सामने जो अभी चीज बताई थी आप उसी का इस्तेमाल करें। आपको पता है कि ये जितनी भी होगी, ये जितनी भी होगी उसमें √2 लगाकर ये बन रहा होगा, ठीक। मान लो कि अगर ये A है और मान लो कि ये भी A है, तो आप बोलोगे A√2 का जो मान ये कर्ण बनना चाहिए, इस हिसाब से A√2 और इसका मान आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया, तो A का मान क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5/√2 हो जाएगा। मेरी बात आप समझे, ठीक है। तो कभी भी आपको बनाना है समद्विबाहु समकोण, जैसे ये शब्द आएगा ना आपके पास समद्विबाहु समकोण, आप उसको ऐसे भी बना सकते हो और डिजाइन में आप ऐसे भी बना सकते हो, वो तो आपके ऊपर है, कैसे भी बना लो। तो अगर ये कर्ण दिया गया था 5,
ठीक, समद्विबाहु समकोण था, मतलब समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, दोनों भुजाएं बराबर भी है। तो अगर ये ए है और ये ए है तो आप इसको बोलोगे a√2 होगा। ठीक, a√2 का मान अगर 5 है तो a का मान अर्थात ये वाली भुजा का मान कितना आ जाएगा 5/√2 और ये वाली भुजा का मान भी आ जाएगा 5/√2। आपके पास अगर ये दोनों भुजाएं हैं तो क्षेत्रफल निकालने में आपको कितना समय लगेगा? क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है 5/√2 और ऊंचाई भी इसमें 5/√2 रहेगी। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें और जो है उसका आंसर है तो कितना आ जाएगा 25/2√2 कितना हो जाएगा 2 और 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा 4। 25/4 का मतलब हो जाएगा 6.25 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरी बात आप समझ पाए? तो जैसे ही बोला समद्विबाहु समकोण 5 कर्ण क्या हो गया 5√2। अगर कर्ण 5√2 दिया गया तो भुजा में √2 का डिवाइड लगा के कर्ण बन रहा होगा, यानी जो भुजा होगी, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपके पास 5/√2। मेरी बात समझे भाई? अगर ये आप ऐसा समझो ना कि अगर ये 5 है, हमको पता है कि जो भी भुजा होगी उसमें √2 का गुणा होकर ये बन रहा होगा क्योंकि ये समद्विबाहु समकोण है। ठीक, तो अगर मैं इस कर्ण में √2 का डिवाइड लगा दूं तो मेरे पास भुजा आ जाएगी। तो मुझे ये सब लिखने की थोड़ी ना जरूरत है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना भाई? हम पूरी डिटेल पे बात कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन अगर आपको ये बातें समझ में आती हैं तो आपके दिमाग में ऐसे ही चलना चाहिए कि अगर ये 5√2 है, ये 5 दिया गया है और ये समद्विबाहु समकोण है, आइसोसेलेस राइट एंगल है, तो हम जानते हैं इसमें √2 का गुणा होकर ये आता है, तो इसमें √2 का डिवाइड लगा दूंगा तो ये नहीं आ जाएगा। ये मैं समझाना चाहता हूँ 5/√2। और आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल की दोनों साइड अगर हैं तो आप 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा के एरिया बोल दो। ठीक है, आइए अगले सवाल पे बात करते हैं। अगले सवाल में बोला गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और उनके बीच का कोण 45 डिग्री है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं दी गई हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 इक्वल साइड्स दी गई हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 इक्वल साइड्स दी गई ए, बी और सी। बोला गया कि उनके बीच का कोण कितना है 45 डिग्री। ये 45, 2 बराबर भुजाएं 10 और 10। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से भी निकलता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। देखो एक चीज़ याद रखो, मान लो कि ये हाइट मुझे नहीं दी गई, ऊंचाई नहीं दी गई, तो एरिया कैसे निकालूंगा? ये ए है और ये बी है, 2 भुजाएं दी गई और बीच का कोण दे दिया गया थीटा। 1/2 AB साइन थीटा से इसका एरिया निकलता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, 2 भुजाएं और बीच का कोण। इसमें अगर ऊंचाई आपको गायब कर दी जाए, 2 भुजाएं उनका बीच का कोण दी जाए, तो किसी भी त्रिभुज, समद्विबाहु की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 AB साइन थीटा से निकाला जा सकता है। आप इसी चीज पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2014 के मेंस एग्जामिनेशन में आ चुका है। ठीक है, पहले मेंस एग्जामिनेशन में इजी भी क्वेश्चन आते थे एसएससी सीजीएल का। ठीक है, 1/2 इतिहास का सबसे सरल मेंस जो था वो 2014 एसएससी सीजीएल था, और इतिहास का सबसे कठिन एसएससी सीजीएल का मेंस था वो 2017 सीजीएल मेंस था। ठीक है तो ये उसी में से 2014 का एक सवाल है। चलिए, साइन 45 का मान आपको रखना, पता लगाना पड़ेगा। काट दीजिए इसको 5 बार, सीधे लिख दें 1/2 50 रूट साइन 45 की वैल्यू 1/√2। सिंप्लीफाई कर दो इसको, 25 बार कट जाएगा। ठीक है, अच्छा 200 तो मैंने काट ही दिया था यार कितना आ जाएगा 50 गुणा 1/√2। 50 को लिखूंगा 25 गुणा 2, क्योंकि ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है मुझे, ऐसा ऑप्शन नहीं है। √2 से ये वाला 2 काटूंगा √2 बार, तो 25√2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, सही है। तो 1/2 AB साइन थीटा, अभी धीरे धीरे मेंसुरेशन को आगे बढ़ाएंगे तो ये सब चीज़ें कैसे बनती हैं, कैसे 1/2 AB साइन थीटा आता है, सब मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं जड़ से पूरी चीज़ को समझाने की कोशिश करना चाहता भी हूं बच्चों को। पिछला वीडियो मैंने मेंस राइट एंगल ट्राइंगल पे ऐसा दिया आपको,
जो बेसिक वाले बच्चे जो पहली बार कर रहे हैं उनको ये लग रहा होगा कि भाई ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल तो हमने अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो घबराओ नहीं, मैं आपको और बेसिक से चीज़ों को बताऊंगा, ठीक है। और बेसिक वाले बच्चों के लिए भी मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं अर्थमेटिक भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, अरिथमेटिक भी। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट्स में क्लियरिटी ना होने की वजह से चीज़ें उनकी लैक होती हैं, और सवाल हज़ारों सवाल करने के बाद भी अगर 1001वां सवाल दिया जाता तो नहीं होता। उसका कारण यही है कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं है। तो मैं उस डायरेक्शन में भी काम करूंगा उन बेसिक वाले बच्चों के लिए भी, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 4√2 + 4। समद्विबाहु समकोण ये ए है, ये ए है। अच्छा, इसमें साइड और अब की बार कोई बात नहीं की गई है, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, तो मैं इसको इसी तरह से बना लूं तो ज़्यादा ठीक है ना भाई, या मैं इसको 90 डिग्री बोल दूं तो समझ जाओगे, या मैं इसको ऐसे बनाऊं कि ये ए है, ये ए है, ये A√2 होगा, कैसे, ऐसे ही बना दो। चलो छोटा, दो बराबर भुजाएं हैं, समद्विबाहु समकोण है तो ये दोनों साइड बराबर होंगे, तो ए है, ये ए है, ये A√2 होगा, और परिमाप आपको दिया गया है। तो आप इन दोनों सबको जोड़ेंगे, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं को जोड़, तो A + A 2A + A√2, और इसका मान आपको दिया गया कितना, 4 + 4√2, ठीक है। इसमें से √2 को आप कॉमन ले लो, √2 A को, तो आप यहाँ देखोगे √2 और यहाँ देखोगे 1, यहाँ से आप 4 को कॉमन ले लो, क्या देखोगे 1 + √2, कॉमन वो लेना आता है ना। यहाँ पर A तो बाहर आ गया, ये √2 है और ये केवल 2 है, इस 2 को √2 गुणा √2 लिख सकते हो, क्योंकि √2 गुणा √2 लिख सकते हो, इस 2 को क्या लिख सकते हो, √2 गुणा √2। अब यहाँ पे भी √2 है, यहाँ से एक √2 कॉमन ले लोगे, ये तो आपने बाहर ले लिया तो एक √2 बचेगा अंदर, और यहाँ पे बचेगा 1। बात समझ में आ गई। ये मैंने इसलिए लिया कि कटता हुआ नजर आ रहा है। ए का मान आज के पास आ जाएगा 4/√2, और सिंप्लीफाई करो, 4 को लिख सकते हो 2 गुणा 2 बटे में √2, एक √2 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा √2 बार, क्योंकि केवल 2 का मतलब √2 गुणा √2 होता है, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा तो एक √2 बचेगा। तो आंसर क्या आ गया इसका, ए का मान आ जाएगा 2√2। क्या पूछा गया है, विकर्ण की लंबाई, तो ए का मान आ गया 2√2। अगर ये भाई साहब 2√2 है, इसका मान आपके पास आ चुका है 2√2, तो निश्चित तौर पे ये भी 2√2 होगा। और हम जानते हैं कि ये समद्विबाहु समकोण आइसोसेलेस राइट एंगल है, तो इसमें √2 का गुणा करके ये आएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2√2 गुणा √2, √2 × √2 2, 2 × 2 4, आंसर क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। बात समझ पाए, आंसर इज 4 सेंटीमीटर। समझ गए, ठीक है। आगे बढ़े, नोट करते जाओ एक एक सवाल, ये सब बेसिक क्वेश्चंस ही हैं। आगे मुझे इसमें असाइनमेंट लगाना पड़ेगा, तो मैं पहले कुछ असाइनमेंट, कुछ सवाल यहाँ पर लगा लेता हूँ। चलो इस सवाल को करो। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज विकर्ण दिया गया। अच्छा अब देखो जरा कैसे दिमाग में घूमनी चाहिए बात। अगर आपके पास विकर्ण दिया गया 16√2, ठीक है, और समद्विबाहु समकोण है, तो आपको पता है कि आधार भी 16 रहेगा और ऊंचाई भी 16 रहेगी। आपके पास 16 आधार और 16 ऊंचाई, यानी 16 बेस और 16 ही हाइट है। 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दो ना भाई, 1/2 16 गुणा 16 कितना हो जाएगा 128। ये आंसर हो गया। कर लेना इसको ऐसे, समझाऊं क्या बताऊं? आइसोसेलेस राइट एंगल है, ये बराबर है, तो अगर ये ए है ना, इसमें बोला गया कर्ण कितना दिया गया 16√2। हम जानते हैं कि ये भी 16 होगा और ये भी 16 होगा, ये हम अभी बहुत अच्छी तरह से सीख गए हैं, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। एरिया निकालना है तो 1/2 क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, एरिया 1/2 आधार 16 गुणा 16, आधार गुणा ऊंचाई, एक काटिए इसको, 8 बार कट जाएगा, 16 का 8 से गुणा करने पर, ठीक है ना, समझ गए। आगे बढ़े,
चलिए, एक समद्विबाहु समकोण का विकर्ण दिया गया, फिर समकोण समद्विबाहु, करो इस पे प्रैक्टिस। ठीक है, समद्विबाहु समकोण ये तो हमने कर ही लिया, ये तो कर ही लिया भाई, ये तो कर लिया। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया 4 वर्ग इकाई, असमान भुजा की लंबाई 2 इकाई हो तो बराबर भुजा की लंबाई क्या होगी। एक समद्विबाहु समकोण आप ड्रॉ करेंगे, तुरंत बना लिया आपने समद्विबाहु। ठीक, क्षेत्रफल दिया गया 4 वर्ग, असमान यानी असमान भुजा की लंबाई 2 इकाई है। आपको इसको मैं समान बोल देता हूं, अगर ये है, ये ए है और ये कितना है 2 इकाई, 2 यूनिट, सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है। 2 समान भुजा को मैंने ए बोल दिया और समान भुजा को 2 बोल दिया। बोला गया तब बराबर भुजा की लंबाई क्या होगी। क्षेत्रफल दिया गया, ठीक है। आप ये जानते हो कि अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर खींच दूंगा, राइट एंगल का काम करूंगा मैं इसमें, ये पूरा 2 है तो ये 1 हो जाएगा ना भाई। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। ये कितना है, एक बटे 2 आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। तो आप यहां से इसका एरिया निकाल लो, 1/2, आधार 2 है और ऊंचाई पता नहीं आपको, लेकिन क्षेत्रफल 4 दिया गया। आपने देखा ऊंचाई 4 आ गई, ये लेंथ जो है आपके पास 4 आ जाएगी, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। अगर ये 4 है और ये 2 है तो ये निश्चित तौर पर ये यहां से लेकर ये 1 होगी, ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां 1 होगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल को आप देखना है, केवल आपको इस वाले राइट एंगल, ये तो 4 हो गई निश्चित है, इस वाले राइट एंगल को देखना है, ADC। ठीक है, तो ये 4 है, ये 1 है, तो इस वाली भुजा का मान सीधा पाइथागोरस लगाते हुए क्या हो जाएगा, तो हम वर्गमूल लगाएंगे। हम जानते हैं कि इन दोनों के वर्गों का जोड़ इसके बराबर होता है। ठीक है, इसके वर्ग के बराबर होता है। तो आप क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, 16 और 1 17 हो जाएगा, √17। ठीक है ना भाई, समझ गए। तो आंसर इज √17। आई होप छोटी बात है, क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ो। बोला गया समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं कितने दी गई हैं, 15 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर। परिमाप का संभव मान क्या होगा, पॉसिबल वैल्यू ऑफ पैरामीटर क्या होगी। 2 भुजाएं 15 सेंटीमीटर है 22 सेंटीमीटर। अब देखो पॉसिबल वैल्यू से मतलब क्या है। आपको ये बोला गया कि आपके पास जैसे मान लो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक ये है, ठीक है भाई। आप इसकी 2 भुजाएं, अगर ये 15 है, मतलब 2 बराबर भुजाओं को 15 15 22 कर लो, एक त्रिभुज आपके पास ये बन जाएगा। अब दूसरे त्रिभुज को आप ये बोल सकते हैं, आपकी बार मैंने दोनों बराबर भुजाएं 22 22 ली हैं तो ये 15 हो जाएगी। आप ऐसा एक त्रिभुज बना सकते हो। ठीक है, आप ऐसा एक त्रिभुज बना सकते हो, आप 2 ही तरह के त्रिभुज बना सकते हो। तो बोला कि संभावित परिमाप क्या है। अगर मैं 15 इसका इस त्रिभुज का परिमाप निकालूं तो 15 15 30 और 22 कितना हो जाएगा, 52। ठीक, इसका परिमाप जो आ जाएगा वो 52 आ जाएगा, 52 आ जाएगा सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर। और इसका पेरीमीटर क्या होगा, 22 22 44, 44 और 15 44 और 15 क्या हो जाएगा 59। इसका तो यही 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, 52 एंड 59, और कुछ इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है भाई, आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, 2 भुजाएं तो आपको बराबर लेनी पड़ेगी ना, है ना। तो आपको अगर 15 और 22 से ही बनाना है तो 15 15 22 लोगे या 22 22 15 लोगे, इसके अलावा क्या करोगे। तो यही पॉसिबल पैरामीटर्स होंगे। तो इस तरह के भी प्रश्न बन जाते हैं। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण समान है, क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है, ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, शीर्ष कोण समान है। शीर्ष कोण समान होने का मतलब पता क्या है कि ये दोनों जो त्रिभुज होंगे वो कैसे होंगे, समरूप होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे समरूपता का कंसेप्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी बात है, समझ जाना। ठीक है,
दो समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा मैंने मान लिया। इसके क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है और बोला कि शीर्ष कोण बराबर है, जितना कोण ये है ना भाई साहब उतना ही कोण ये है, ठीक। यहां पर साइड एंगल साइड फिर साइड एंगल साइड की वजह से क्षेत्रफल का अनुपात अगर आपको 1:4 दिया गया है तो ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो कभी भी क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है अगर मैं उसका वर्गमूल कर देता हूं तो मेरे पास भुजाओं का अनुपात आ जाता है, अर्थात साइड रेशियो आ जाता है, ठीक है। तो मुझसे शायद यही पूछा गया, जो भुजाओं में अनुपात होता है किसी भी दो समरूप त्रिभुज हैं, इफ टू सिमिलर ट्राइंगल द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल लेंथ। अगर दो समरूप त्रिभुज आपको नजर आते हैं, बनते हैं किसी भी कंडीशन में, तो उनकी जो भुजाओं को, उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात भी बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 और 4 क्षेत्रफल का अनुपात देख पा रहा हूँ यहाँ पर, तो अगर मैं क्षेत्रफल का वर्गमूल कर देता हूँ, कुछ नहीं करना था, बस इतना ही काम करना था, तो ये जो रेशियो है आपके पास वो किस में आ जाएगा, यही जो रेशियो है ये भुजाओं का अनुपात भी होगा, साइड रेशियो भी होगा, ये आपके पास ऊंचाई का अनुपात भी होगा, यही अनुपात आपके पास इनका लंब समद्विभाजकों का भी होगा और कोण समद्विभाजकों का भी होगा। ये आगे की अलग बात है, इसमें माध्यिकाओं का अनुपात भी यही होगा। तो जो भुजाओं का अनुपात होता है समरूप त्रिभुजों में, वही माध्यिकाओं का अनुपात होता है, मीडियन का रेशियो होता है, वही एंगल बाइसेक्टर्स का यानी कोण समद्विभाजक का अनुपात होता है, और वही रेशियो समरूप त्रिभुजों में वही रेशियो आपके पास लंब समद्विभाजकों का भी होता है, माध्यिकाओं का भी होता है। यहाँ पर ऊंचाई का अनुपात पूछा गया था, हमने जो क्षेत्रफल दिया गया था इसका मैं वर्गमूल कर दूंगा तो मेरे पास भुजा का अनुपात आ जाएगा, और यही अनुपात ऊंचाइयों का भी होता है, अर्थात इसका आंसर 1/2 रहेगा। अगर मुझसे ऊंचाई का अनुपात दिया गया होता, मुझसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछता और मुझे पता है दोनों समरूप त्रिभुज की बात कर रहा है, तो मैं इसका वर्ग कर देता तो 1:4 आ जाता क्षेत्रफल का अनुपात। छोटी सी बात थी, ठीक है। अगला सवाल, इस सवाल को जरा देखिए, क्या बोल रहा है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से एक समान भुजा तथा असमान भुजा का अनुपात दिया गया है, क्षेत्रफल वर्ग इकाई। यहां तो भाई सब कुछ चीज छूटी हुई है, कुछ चीज यहां पर मिस है, क्योंकि ये वर्ग इकाई थोड़ा ना होगा, कुछ डेटा तो यहां पे होगा। इसको 8√5 कर लेना, है ना। जो एरिया जो दिया गया है 8√5 स्क्वायर यूनिट है, ऐसे मान के करो इसको, क्योंकि जो डेटा है इसी के अकॉर्डिंगली ये बन जाएगा। मैं करा देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे ये मिस था, यहाँ पर आपको नहीं नजर आ रहा है, लेकिन मैंने इसको करेक्ट करा दिया, 8√5 लिख लेना। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में एक समान भुजा एक असमान भुजा का अनुपात दिया गया 3:4। जैसे ये एक समद्विबाहु त्रिभुज आप बनाते हो भाई साहब ना, ये बन गया समद्विबाहु त्रिभुज, दो बराबर भुजाएं ये बराबर हैं। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको बोलोगे आप ये 3 है, इसको बोलोगे ये 4 है, इसको नहीं बोलोगे 4 है, इसको बोलोगे इसको आप 3 ही बोलोगे, और इसको बोलोगे 4, ठीक है। क्षेत्रफल 8√2 वर्ग इकाई। आप यहाँ से इसका परपेंडिकुलर जैसे ही ड्रॉ करोगे आप बोलोगे पूरा 4 था तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। ये ए से लेकर डी, अगर मैं इस लेंथ को निकालूं तो ए डी का मान मैं क्या बोल सकता हूं, तो ए डी को मैं बोल सकता हूं, सीधे बोलूंगा √3 के स्क्वायर में 2 के स्क्वायर को घटा दीजिए, इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को घटा दिए, ऊंचाई आपके पास आ जाएगी। आ जाएगी क्या, तो आप क्या बोलोगे, √3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 9 में से 4 गया क्या हो जाएगा 5, और 5 का मतलब ये वर्गमूल 5, ऊंचाई आ गई मेरे पास वर्गमूल 5। आपसे बोला गया क्षेत्रफल दिया गया 8√5 सेंटीमीटर, ठीक है ना भाई। एरिया दिया गया तो 1/2, बेस कितना है 4 है, और ऊंचाई कितनी है √5 है, ठीक है। एक चीज याद रखना, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं समझाने के लिए। इसको मैंने 4x कह दिया क्योंकि ये रेशियो था, ठीक है, और इसको मैंने कह दिया इसको कह दिया √5x, और इसका मान जो है 1/2 आधार गुणा चाहे सॉल्व करने के बाद आपके पास दिया गया 8√5, ठीक है ना भाई, क्योंकि ये तो रेशियो है, ठीक है।
अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास देखो क्या निकल के आ रहा है, रूट एक्स का 2 का से इसको काटो पहले, एक्स स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, 2 से इसको काट दो 4 बार, ठीक है, रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान 4 आ जाएगा, एक्स का मान क्या आ जाएगा 2। जैसे ही एक्स का मान 2 आया, आप बोल सकते हो ना बराबर भुजाओं की लंबाई क्या है। तो बराबर भुजाएं जो होती हैं, क्योंकि ये रेशियो में 3 3 4 की, ये 4x मैंने मान ली थी, इसको मैं 3x कहूँगा, इसको मैं 3x कहूँगा, इसको रूट 5x कहूँगा, ठीक है भाई। अब बराबर भुजाएं क्या है, 3x, तो वैल्यू रख दो, 3 गुणा 2 कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात, चले आगे बढ़े। एक समद्विबाहु समकोण का परिमाप दिया गया है 2p, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पेरीमीटर दिया गया है। समद्विबाहु समकोण का परिमाप, जैसे आप इसको एक परपेंडिकुलर एक अपने यहाँ पे ड्रॉ किया, समद्विबाहु समकोण, आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु समकोण है भाई। यहाँ थोड़ा सा फिगर को ही चेंज कर लेते हैं हम, आपको ऐसे बना के दिखाऊं तो ज़्यादा आपको सही लगेगा ये समझ में, क्योंकि वो टेढ़ा पड़ जाता है, ऊपर 90 डिग्री दिखता है। ऐसे देख लो, समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, अर्थात अगर ये ए है और ये अगर ए है तो ये कितना हो जाएगा, a रूट 2 हो जाएगा। ये हम जानते हैं समद्विबाहु समकोण में, आइसोसेलेस राइट एंगल में। पेरीमीटर कितना दिया गया 2p, हम जानते हैं कि a प्लस ए यानी 2a प्लस a रूट 2, इसका मान क्या दिया गया 2p। ए का मान क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ ए, आप इसमें से कॉमन ले सकते हो, 2 को कॉमन लूँ अगर मैं इसमें, चलो इसमें रूट 2 को कॉमन ले लूँ और ए को भी कॉमन ले लो, क्या दिखेगा यहाँ पर रूट 2 और प्लस क्या दिखेगा 1 बराबर में 2p, ठीक है। ए का मान क्या आ जाएगा 2p अपॉन रूट 2, काट दो उसको, रूट 2 से इसका काट दो रूट 2 बार, कितना आ जाएगा रूट 2p अपॉन रूट 2 प्लस 1। ये आपके पास क्या आ गया, तो आपने कहा कि साहब मेरे पास एक भुजा की लंबाई आ गई, आप 1/2 आधार गुणा ऊंचाई इसमें लगा दीजिए, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 आधार कितना है रूट 2p अपॉन रूट 2 प्लस 1, और प्लस सॉरी इंटू करूंगा इसमें रूट 2p रूट 2 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो और ये आपका आंसर है। देखो रूट 2 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, काट दो उसको, p स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, p स्क्वायर अपॉन रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई है यहाँ पर, आप होल स्क्वायर को जब ओपन करोगे तो भाई क्या आएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 गुणा रूट 2 प्लस रूट 2 गुणा 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 3 प्लस रूट 2 हो जाएगा, तो p स्क्वायर अपॉन 3 प्लस रूट 2 हो जाएगा 2 रूट 2। क्या ये आपका आंसर है, नहीं है, आपको थोड़ा सा और इसमें काम करना पड़ेगा, और काम ये होगा कि रूट 2 ये कितना आ गया 3 प्लस 2 रूट 2 आया, जैसे ये 3 प्लस 2 रूट 2 आया तो आपको इसमें, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ये चलने दो नहीं तो एक ही लाइन में चलाए तो ठीक रहेगा, 3 प्लस 2 रूट 2 ये आ गया। आपको 3 माइनस 2 रूट 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी 3 माइनस 2 रूट 2 का मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप करोगे तो नीचे आप देख रहे हो कि a प्लस बी ए माइनस बी से क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, 2 रूट 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 8, 8 में से 9 में से 8 गया 1 हो गया, तो नीचे तो 1 बन जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा p स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2 रूट 2, तो p स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2 रूट 2, ऑप्शन डी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर है। सही है, क्लियर है पॉइंट, अच्छी तरह से आगे बढ़े। चलो
क्या बोल रहा है कि त्रिभुज की भुजा की लंबाई a इकाई है और तीसरी भुजा की लंबाई b इकाई है, तीसरी भुजा की लंबाई b इकाई है, क्षेत्रफल कितना होगा? समद्विबाहु त्रिभुज है, एक भुजा की लंबाई a इकाई, तीसरी भुजा की लंबाई, ये तो सीधा फार्मूला ही है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है b/4 √4a² - b², ये है इसका सीधा सीधा उत्तर। इसमें क्या करें? ठीक ठीक है ना भाई, और कुछ है क्या? ये सीधा फार्मूला है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखवाया था। ठीक है, इसमें कुछ सॉल्व क्या करोगे आप? ठीक, चलिए अभी यहीं तक छोड़ते हैं। ठीक है, मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। तो ये जो अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेसिक मैंने आपको समझाया, बेसिक्स क्या है, बेसिकली क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं जनरली। ठीक है, कुछ सवाल आगे के थोड़े से और एडवांस लेवल के सवाल होते हैं, तो एडवांस लेवल तो मुझसे कुछ छूटेगा नहीं, उसकी चिंता मत करो, लेकिन पहले आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से मजबूत करो। ठीक है, जनरली यही सवाल आते हैं आपके एग्जामिनेशन में जनरली। ठीक, लेकिन कुछ और चीज़ों की ज़रूरत हमेशा रहती है, अपडेटेड चीज़ों की ज़रूरत हमेशा रहती है, और मैं हमेशा करता भी रहता हूँ। ठीक है, मुझे लगा कि हाँ यहाँ तक एग्जामिनेशन ने पूछ लिया, इसके आगे क्या पूछेगा। ठीक है, तो आपने वो पिछला मैंने वीडियो डाला है राइट एंगल ट्राइंगल, उससे इस बात को समझ लिया होगा कि मैं कितना अपडेट करता हूँ चीज़ों को, और अपडेशन में ही चीज़ें आपको आगे भी मिलेंगी। ठीक है, लेकिन पहले आप इन सब चीज़ों पे बेहतर पकड़ बनाइए जो आज मैंने समझाई, आगे की चीज़ मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, खूब मन लगा। टेक केयर, थैंक यू।